नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव मधुकर राव खुजे, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय रीवा में रोग निदान एवं विकृति विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर पदस्थ हूँ। आज जो हम विषय यहाँ चर्चा करने वाले हैं उसका टॉपिक का नाम है आयुर्वेद चिकित्सा में निदान का महत्व। मॉड्यूल 1, आयुर्वेद में स्वास्थ्य और दोष संतुलन। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि आयुर्वेद में दोष, अग्नि और धातुओं का संतुलन स्वस्थ रहने के लिए क्यों आवश्यक है। मॉड्यूल 2, आयुर्वेद में दोषों का संतुलन और आरोग्य। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि आयुर्वेद में दोषों की विषमता से रोग उत्पन्न होता है और दोषों की साम्यावस्था से आरोग्य कैसे प्राप्त होता है। मॉड्यूल 3, आयुर्वेद में निदान और उपचार। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि आयुर्वेद में निदान के प्रकार क्या है और उनके प्रभाव से व्याधि को कैसे नियंत्रित किया जाता है। मॉड्यूल 4, आयुर्वेद में निदान और व्याधि नियंत्रण। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि आयुर्वेद में निदान के प्रकार और व्याधि नियंत्रण के उपाय क्या है। मॉड्यूल 5, आयुर्वेद में पूर्व रूप और व्याधि पहचान। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि आयुर्वेद में पूर्व रूप से व्याधि के प्रारंभिक लक्षणों का पता कैसे चलता है और उपचार में यह कैसे मदद करता है। मॉड्यूल 6, आयुर्वेद में उपचय और संप्राप्ति। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि आयुर्वेद में उपचय, संप्राप्ति और दोषों के संचय से लेकर प्रसव तक की प्रक्रिया क्या है। मॉड्यूल 7, आयुर्वेद में रोगी परीक्षा और चिकित्सा। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि आयुर्वेद में रोगी परीक्षा, चिकित्सा के प्रकार और दोषों का शोधन और शमन करने से स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाती है। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? तो आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण करना और आतुरस्य विकार प्रशमनम मतलब आतुर मतलब जो व्यक्ति बीमार है उसके विकार का, उसकी विकृति का प्रशमन किसके माध्यम से किया जा सकता है, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। अब जो हमें देखना है कि पुरुषार्थ चतुष्टय जो बताया गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये मानव जीवन के मुख्य 4 लक्ष्य हैं और इन 4 लक्ष्यों को हासिल करने के लिए या इनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि स्वस्थ की परिभाषा क्या बताई गई है। स्वस्थ को परिभाषित करते हुए आचार्य सुश्रुत जी ने कहा है कि समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। स्वस्थ क्या है? समदोषः, सम अग्नि, सम धातु, मल और क्रिया। सम्यक मतलब दोष, जो हमारे शरीर जो जिन चीजों से बना हुआ है उनको यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। जैसे दोष, शरीर में दोष है, अग्नि है, धातु है, मल है, इन सब की सम्यक अवस्था। सम्यक अवस्था से तात्पर्य है कि उनके जो अपने प्रमाण है और वो जो उनकी क्रिया शरीर के अंदर चल रही है ये समान प्रमाण में हो, सम्यक प्रमाण में हो, ना अधिक ज्यादा हो ना अधिक कम हो, एक प्राकृत अवस्था में उनका कार्य होते रहे। और प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन मतलब आत्मा, मन और इंद्रिय इनमें प्रसन्नता हो। जो हम आगे देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग देते हुए चलेंगे कि त्रिदोष क्या है, धातु क्या है। त्रिदोष वास्तव में शरीर में 2 प्रकार का बताया गया है, एक शारीरिक दोष और एक मानसिक दोष। तो शारीरिक दोष में वात, पित्त, कफ और मानसिक दोष में रज और तम ये आते हैं। धातु कितने प्रकार की है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे 7 धातुओं का वर्णन आता है। अब दोष कैसे बने हुए हैं और इनका कार्य क्या होता है शरीर में, इनको देखेंगे कि वात दोष ये शरीर में गति का प्रतीक है। क्या कार्य करता है? सांस लेना, रक्त का संचारण, तंत्रिका, नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करना, या जो भी गतिविधि शरीर के अंदर होती है वो वात दोष के माध्यम से होती है। शरीर में किसी भी प्रकार का रूपांतरण या जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चेंजेस होते हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, वो किसके माध्यम से होते हैं? वो पित्त के माध्यम से होते हैं, जिसे हम लोग ऊष्मा का प्रतीक होता है, जिससे कन्वर्जन होता है। तीसरा जो दोष है वो कफ दोष है। वो हमारे शरीर के अंदर जो संरचना है, स्थिरता है, उसका प्रतीक है। जैसे अस्थियां हैं, संधियां हैं, संधियों में स्निग्धता है, जितना भी स्निग्धता वाला कार्य है जो या बल है शरीर में, ये कफ दोष के कारण होता है। जब हम लोग दोष बोलते हैं तो दोष अर्थात वो विकृत अवस्था की, अन्यथा जो भी दोष है
वो धातुओं का ही कार्य शरीर के अंदर करते हैं। हम जानते हैं कि वात पित्त कफ ये शारीरिक दोष हैं और इन दोषों का एक प्राकृत रूप से ऋतु के अनुसार उनमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो कौन सा दोष? वात दोष का संचय ग्रीष्म में होता है, उसका प्रकोप वर्षा में होता है, उसका प्रशमन शरद ऋतु में होता है। पित्त का वर्षा में संचय होता है, शरद में प्रकोप होता है, हेमंत में प्रशमन होता है। कफ का शिशिर ऋतु में संचय होता है, वसंत में प्रकोप होता है, ग्रीष्म में उसका प्रशमन होता है। तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी है कि इन दोषों का इन ऋतुओं में संचय, प्रकोप और प्रसर होता है। अब हम इन सारी चीजों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हमें देखना है कि व्याधि किस तरह से डेवलप होती है और उसका व्याधि के लिए रिस्पॉन्सिबल कारण जो होते हैं वो दोष होते हैं। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये दोष कौन से ऋतु में नॉर्मलसी में बढ़ते हैं, तो हमको उस अवस्था में क्या क्या चीजें, उस ऋतु में कौन कौन सी चीजों का ग्रहण करना चाहिए जिससे संचित दोष या प्रकोपित दोष और प्रकोपित अवस्था में होकर व्याधियों को उत्पन्न न कर पाए। इसी तरह से त्रिगुण है, सत्व, ये आयुर्वेद के अनुसार केवल रज और तम को ही मानस दोष की संज्ञा दी गई है, क्योंकि मन में जितना असंतुलन पैदा करते हैं वो सत्व दोष नहीं है, वो केवल रज और तम के माध्यम से होता है। अब इसी तरह से सबसे महत्वपूर्ण है अग्नि। इसकी सम्यकता बहुत ज्यादा जरूरी है। अग्नि क्या है? अग्नि का कार्य जो है वो निरंतर पाचन का है या चयापचय का, अर्थात मेटाबॉलिज्म का कार्य है। तो ये एक अग्नि का कार्य जो है या अग्नि तत्व का कार्य जो है वो चयापचय, मेटाबॉलिज्म, यदि हम लोग उसको मॉडर्न शब्द में बताएं तो मेटाबॉलिज्म की क्रिया अग्नि के माध्यम से होती है। अब आयुर्वेद में अग्नि को कितने प्रकार का बताया गया है? आयुर्वेद में अग्नि को 11 प्रकार का बताया गया है। 1 जठराग्नि, 5 भूताग्नियां, 7 धात्वाग्नियां। और इनकी क्रियाएं कितने प्रकार की बताई गई है? इनकी क्रियाएं 4 प्रकार की बताई गई है: सम अग्नि, मंद अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि और विषम अग्नि। तो हमारी अग्नियां यदि सक्षम होंगी या अपने क्रिया जो है उसकी प्राकृत होगी तो व्यक्ति का शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहेगा, क्योंकि लिया गया आहार को पाचन इन अग्नियों के माध्यम से किया जाता है। और वही अग्नि की यदि क्रिया किसी भी तरह से मंद होगी या विषम होगी या तीक्ष्ण होगी तो वो जो शरीर के अंदर आहार जा रहा है उसका पाचन ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए सम अग्नि की तरफ हम लोग प्रवृत्ति हमेशा रहती है कि अग्नि की अवस्था जो सम अग्नि की अवस्था हो। ऐसे धातुएं कितने प्रकार की बताई है? तो 7 धातुएं बताई गई है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। रस क्या है? इसका मुख्य कार्य है शरीर के हर हिस्से में पोषण प्रदान करना। रक्त का कार्य क्या है? शरीर में जीवन शक्ति, ऑक्सीजन का संचार इसके माध्यम से होता है। मांस धातु ये शरीर के अंगों को मजबूत करती है, स्ट्रेंथ देती है। मेद ये शरीर में स्निग्धता बनाए रहती है, ऊर्जा का संचय करती है। अस्थि धातु आप सभी को पता है कि शरीर का जो ढांचा बना हुआ है वो या आंतरिक अंगों को अस्थि धातुओं के वजह से संरक्षण प्राप्त होती है। मज्जा धातु यह अस्थियों के अंदर का हिस्सा है जो तंत्रिका तंत्र को पोषण देता है। शुक्र धातु यह प्रजनन क्षमता और शरीर में ओज के लिए जिम्मेदार है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि आयुर्वेद में दोष, अग्नि और धातुओं का संतुलन स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब आते हैं मल पर। मल 3 प्रकार का बताया गया है: मूत्र, पुरुष और स्वेद। जब तक ये मल अपने शरीर के अंदर अपने प्रमाण में रहते हैं तब तक ये धातु ही कहलाते हैं। लेकिन यदि ये मल में किसी प्रकार से विकृति जब आ जाती है, ये अपने प्रमाण से कम हो जाते हैं या इनके संगठन में किसी प्रकार की विकृति आती है या अति प्रमाण में हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पे व्याधि की ओर वो हमें परिलक्षित करते हैं कि कहीं ना कहीं व्याधि डेवलप हो रही है या इन्हीं के माध्यम से व्याधि की संरचना शुरू होती है। तो इस तरह से प्रसन्नात्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते, यह एक मेंटल स्टेटस का सुश्रुत जी ने बहुत अच्छा इसको इंटरप्रिटेशन किया है कि जब तक आत्मा, इंद्रिय और मन इनकी अवस्था प्रसन्नता की अवस्था नहीं आती तब तक स्वस्थ व्यक्ति नहीं हो सकता। तो इनकी प्रसन्नता भी स्वस्थ को परिभाषित करती है। आत्मा क्या है? आत्मा निर्विकार है, नित्य है, अव्यक्त है। किसी भी प्रकार से आत्मा को हम एक क्षेत्रज्ञ के रूप में बताया गया है और शरीर को क्षेत्र के रूप में बताया गया है। क्षेत्र अर्थात शरीर, शरीर का ज्ञान आत्मा के द्वारा ही होता है। आत्मा के ज्ञान की प्रवृत्ति मन, इंद्रियां और आदि करणों के संयोग से ही होती है। प्रसन्नता कब होती है? प्रसन्नता जब जो भी ज्ञान
आत्मा को हो रहा है, जिस ज्ञान के लिए इंद्रियां प्रवृत्त हुई है, मन उसमें लिप्त होकर उस कार्य को कर रहा है, और जब उस चीज का ज्ञान उस आत्मा को होता है तब प्रसन्नता की अवस्था आती है। यदि हम लोग केवल आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आत्मा प्रसन्न कब कहलाती है? जब व्यक्ति को शांति होती है, संतुष्टि होती है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का अनुभव होता है। मन, यह एक साथ ज्ञान का अभाव या भाव मन का लक्षण है। आत्मा, इंद्रिय और अर्थ के उपस्थित होने पर भी मन का संयोग होने पर ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तथा मन को या मन का अभाव होने पर ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसीलिए मन को बहुत चंचल बताया गया है। मन ही है ऐसा जिसके माध्यम से इंद्रियां अपने इंद्रिय अर्थों को लेकर आत्मा तक केवल मन के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, और यदि उस विषय का ज्ञान आत्मा को होता है तभी प्रसन्नता की अवस्था हम बता सकते हैं। इंद्रियां कितने प्रकार की है? तो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना, त्वक। पंच कर्मेंद्रिय, वाक, पानीपात, वायु, उपस्थ, और एक इंद्रिय मन। तो प्रसन्न इंद्रिय की अवस्था कौन सी है? जब इंद्रियां अपने अपने विषय को ठीक ढंग से ग्रहण करके आत्मा की ओर मन के माध्यम से ले जाती है, वही प्रसन्नता की अवस्था है। अब जैसे हमने देखा कि शरीर क्या है, अंततः दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। शरीर दोष धातु मल से ही बना हुआ है, इसीलिए यदि व्याधि होती है, विकृति होती है, तो इन्हीं दोष धातु मल के माध्यम से विकृति होती है, और इसीलिए बताया गया है कि समदोषः समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। अब आते हैं कि व्याधि, क्योंकि चिकित्सा करना है तो किस चीज की चिकित्सा करना है? आतुरस्य विकार, जो विकार है उसकी हमें चिकित्सा करनी है। तो व्याधि की परिभाषा को बताया गया कि तद दुख संयोगा व्याधे उच्यन्ते। मतलब यदि किसी भी प्रकार से दुख के साथ संयोग होने की अवस्था व्याधि है, जो पीड़ा दे, उसे व्याधि कहा गया है। दुखम काय वाग मानसी पीड़ा विविध दुखमादति व्याधयः। व्याधि एक व्यापक शब्द है जो शरीर और मन को प्रभावित करने वाली है। किसी भी प्रकार की कायिक, वाचिक या मानसिक अस्वस्थता, पीड़ा या कष्ट को दर्शाता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार दुख का संयोग ही व्याधि है। अब यदि टेक्निकल स्वरूप से देखें तो हमारे शरीर के अंदर जो व्याधि है वो क्या है? रोगस्तु दोष वैषम्यम। मतलब रोग क्या है? दोषों की विषमता है। दोष साम्य आरोग्यता, मतलब दोषों में यदि किसी भी प्रकार की साम्यता है तो वही आरोग्य है। तो दोषों की विषमता से ही रोग उत्पन्न होते हैं और दोषों की साम्यावस्था से ही आरोग्य उत्पन्न होता है। विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते, ऐसा बोला गया है। तो धातु वैषम्य की विकार एवं धातु साम्यता ही आरोग्य है। और धातु शब्द से क्या तात्पर्य है? धारणा धातु, मतलब दोष दुष्य। दुष्य कब कहलाएंगे? जब शरीर वो दोष दूषित होकर अन्य धातुओं को दूषित करेंगे, उन्हें हम लोग दुष्य कहेंगे। तो मलादि का इसके द्वारा ग्रहण किया गया है। चिकित्सा की परिभाषा क्या बताई गई है? धातु साम्य क्रिया तंत्र प्रयोजन, मतलब धातुओं की साम्यावस्था को प्राप्त करना आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो आयुर्वेद में जो चिकित्सा को परिभाषित किया गया है, या आयुर्वेद का प्रयोजन भी क्या है, इस तंत्र का प्रयोजन भी क्या है? तो धातु साम्य क्रिया, अर्थात धातुओं की साम्यावस्था को प्राप्त करने की जो क्रिया है वो आयुर्वेद का प्रयोजन है। यदि व्याधित व्यक्ति है तो उसके धातुओं में साम्यता लाने का कार्य जिस किसी आहार विहार औषध के माध्यम से किया जाना है वो उसका प्रयोजन है। तो जिस क्रिया के द्वारा धातुओं की सम्यक अवस्था को प्राप्त किया जाता है उसे चिकित्सा कहा गया है। अब चिकित्सा करने से पहले क्या होना चाहिए? रोगम आदौ परीक्षेत ततो अंतरम औषधम ततः कर्म भीषक पश्चात ज्ञान पूर्वम समाचरेत। अविज्ञाते ही व्याधौ चिकित्सा न प्रवर्तते, मतलब रोग को, औषध को चिकित्सा करने से पूर्व ठीक से उसकी परीक्षण कर लेना चाहिए, तभी उस वैद्य को चिकित्सा कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। बिना व्याधि के या बिना औषधि द्रव्य के ज्ञान के बिना चिकित्सा में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसे उसकी जो फल है, चिकित्सा का जो फल है वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो चिकित्सा कार्य प्रारंभ करने के पूर्व रोग की और उसके पश्चात उचित औषधि की परीक्षा कर लेनी चाहिए। रोग और औषध के सम्यक ज्ञान के बिना चिकित्सा की सिद्धि निश्चित नहीं होती।
इस मॉड्यूल में हमने जाना कि आयुर्वेद में दोषों की विषमता से रोग उत्पन्न होता है और दोषों की साम्यावस्था से आरोग्य प्राप्त होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब रोग की परीक्षा करना है। हमारे सामने जो विषय है वो है अब रोग और रोगी परीक्षा। रोग परीक्षा किसके माध्यम से हो सकती है? तस्योपलब्धि निदान पूर्व रूप लिंगम उपशय संप्राप्तितः। मतलब व्याधि, जिसे रोग को व्याधि कहा गया है, गत कहा गया, आतंक कहा गया है, और उस रोग को पहचानने के या उस परीक्षा करने के 5 उपाय बताए गए हैं, जिसे निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति बताया गया है। तो रोग परीक्षा आप देखेंगे कि 5 प्रकार के साधनों को बताया गया है: निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति। और रोगी परीक्षा जो विविध प्रकार की परीक्षाएं बताई गई है, जिससे रोगी की हम लोग जांच करते हैं, वो त्रिविध, चतुर्विध, षड्विध, अष्टविध और दशविध परीक्षाओं को बताया गया है। अब रोग परीक्षा किसके माध्यम से हम लोग देखते हैं? निदान पूर्व रूपानी रूपानी उपशयस्तथा संप्राप्तिश्च इति विज्ञानम रोगानाम पंचधा स्मृतम। रोग परीक्षा हम लोग निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति के माध्यम से करते हैं। अब निदान क्या है? निदान को एक साधारण भाषा में हम देखेंगे तो 2 प्रकार से इसको परिभाषित किया गया है, या इसके 2 प्रकार से अर्थ निकलते हैं। एक व्याधि जनक और दूसरा व्याधि बोधक। तो व्याधि जनक से क्या तात्पर्य है? व्याधि जनक से तात्पर्य है वो कारण या निदान जिससे व्याधि उत्पन्न हो रही है। और व्याधि बोधक से क्या तात्पर्य है? कि व्याधि का बोध कराने वाले जो तत्व हैं, जो फैक्टर्स है, उससे उसका बोध होना चाहिए। तो व्याधि जनक निदान से हेतु आदि कारण को ग्राह्य करना चाहिए, और व्याधि बोधक निदान जिससे व्याधि के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो, वो निदान पंचक के माध्यम से हमको ज्ञान प्राप्त होगा। अब निदान, या जिसे हम लोग हेतु या कारण कहते हैं, उसको क्या परिभाषित किया गया है? कहा गया है सेति कर्तव्यता को रोगोत्पादक हेतु निदानम। ऐसा कोई भी अन्न, आहार, विहार, ऐसा कोई भी तत्व जो अपनी कर्तव्यता को लेते हुए निश्चित तौर पे व्याधि को उत्पन्न करे। मतलब कर्तव्य की अनेकताओं से युक्त, अर्थात दोष प्रकोप, उसके माध्यम से वो जो हम लोग तत्व ले रहे हैं, जो कारण है, वो अपने अनेक कार्यों को करते हुए जो रोग की उत्पत्ति करता है, उसे निदान कहा गया है। बाह्य निमित्त रोगानाम निदानम कीर्तितः विद्याय धातु वैषम्यम साक्षात व रोगकारी। बाह्य निमित्त से तात्पर्य जो भी आहार विहार है, जो मिथ्या है, जो सही नहीं है, ऐसे सभी कारणों से धातुओं में यदि विषमता, विषमता से क्या तात्पर्य? या तो क्षय है या उनकी वृद्धि यदि होती है, तो वो शरीर का या मन का या इसी प्रकार के शरीर और मन के दोषों को उत्पन्न करके व्याधि उत्पन्न करते हैं। और विधाय धातु वैषम्य साक्षात, अर्थात कोई भी बाहर का तत्व जो शरीर में धातु वैषम्य की स्थिति एकदम उत्पन्न कर सकता है बिना किसी दोष प्रकोप के, जिसे हम लोग आगंतुक रोग कहते हैं, ऐसे कारण को उन्होंने हेतु या निदान कहा गया है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि आयुर्वेद में निदान के प्रकार और उनके प्रभाव से व्याधि को कैसे नियंत्रित किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। निदान को परिभाषित करते हुए कि निदान कितने प्रकार का है, इसके कितने प्रकार के भेद है। तो सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी और प्राधानिक, इस तरह के 4 प्रकार के निदानों का वर्णन है। सन्निकृष्ट से तात्पर्य है कि निकटतम निदान, निकटतम हेतु। निकटतम से क्या तात्पर्य है? जो हमारे साथ कंटिन्यूएशन में चल रहा है। जैसे आयु की यदि 3 अवस्थाओं को हम लोग देख लें कि बाल्यावस्था में कफ अधिक रहता है, तरुणावस्था में पित्त अधिक रहता है, और वृद्धावस्था में वायु का अधिक्य रहता है। यदि वृद्धावस्था में वायु या वात का जहां अधिक्य रहता है, ये यदि हम लोग उस वृद्धावस्था में वात प्रकोपक ही निदान का सेवन करते हैं, तो तुरंत ही वात व्याधियों का होने का ज्यादा प्रमाण आपको दिख सकता है। वो जो है वो सन्निकृष्ट निदान कहलाता है या सन्निकृष्ट हेतु। विप्रकृष्ट से क्या तात्पर्य है कि किसी एक ऋतु में कोई एक दोष का संचय हुआ और वो किसी दूसरे ऋतु में आपको प्रकोपित होकर व्याधि को उत्पन्न कर रहा है। जैसे हेमंत में संचित कफ वसंत में प्रकोपित होकर कफज रोगों को उत्पन्न कर रहा है, तो ये विप्रकृष्ट निदान है। व्यभिचारी निदान क्या है? जो हेतु दुर्बल होते हैं, व्याधि को उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं, ऐसे निदानों को हम लोग
व्यभिचारी निदान कहते हैं। प्राधानिक उग्र स्वभाव होने के कारण वो तुरंत ही आपके शरीर के अंदर व्याधि को उत्पन्न करते हैं। जैसे आप द्रव्य लेंगे, विष, किसी भी प्रकार का विष लेंगे तो वो तुरंत शरीर में आपको प्रभाव दिखा के व्याधि उत्पन्न करता है। तो ऐसे हेतुओं को, ऐसे कारणों को प्राधानिक निदान माना जाता है। ऐसे ही त्रिविध निदान और बताए गए हैं: असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग मतलब असात्म्य जो हमारे शरीर के लिए सात्म्य न हो। इंद्रिय अर्थ मतलब जो इंद्रियां अपने जो भी अर्थ हैं उन अर्थों का हीन, मिथ्या या अतियोग इनका संयोग होता है तो वो व्याधि उत्पन्न करने के लिए कारण बताए गए हैं। प्रज्ञापराध मतलब धी, ध्रुति और स्मृति यदि भ्रष्ट हो जाए, उसके वजह से व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो कार्य जो है वो प्रज्ञापराध कहलाते हैं। तो उसमें भी अतियोग, अयोग या मिथ्या योग यदि होता है धी, ध्रुति और स्मृति के कारण, तो वो भी एक प्रकार से व्याधि उत्पन्न होने में हेतु कहलाते हैं या उसको परिभाषित प्रज्ञापराध के श्रेणी में करते हैं। परिणाम काल को कहा गया है प्रत्येक संवत्सर में ऋतु अनुसार होने वाली जो भी परिवर्तन है, यदि ये परिवर्तन अति योग में जाते हैं, अयोग होता है इनका और मिथ्या योग होता है, तो भी व्याधि उत्पन्न होती है। तो इसीलिए उन्हें परिणाम एक भेद बताया गया है। इसी प्रकार से दोष हेतु, व्याधि हेतु, उभय हेतु। दोष हेतु अर्थात सीधा यदि उस प्रकार के दोषों को उत्पन्न करने वाले या प्रकोपित करने वाले औषध द्रव्यों को लेते हैं तो वो केवल दोषों को उत्पन्न करते हैं, शरीर के अंदर बढ़ाते हैं, प्रकोपित अवस्था में आते हैं। व्याधि हेतु वो किसी भी प्रकार से दोषों को न बढ़ाते हुए सीधा व्याधि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ऐसे हेतुओं को व्याधि हेतु कहते हैं। जैसे मृतिका भक्षणजन्य पांडु, यदि बच्चे जैसे मिट्टी खाते हैं उससे सीधा पांडु रोग की उत्पत्ति बताई है तो वो सीधा व्याधि की उत्पत्ति बताई है। उभय हेतु में विशिष्ट प्रकार के दोष हैं जो प्रकोपित होते हुए विशिष्ट व्याधियों को उत्पन्न करते हैं। बाह्य और आभ्यंतर द्विधा, इस तरह से निदान का भेद बताया गया। बाह्य हेतु मतलब जो भी आहार विहार, काल, जीवाणु या आघात आदि के माध्यम से बाह्य हेतु से यदि व्याधि उत्पन्न होती है तो उनको बाह्य हेतु कहा गया। आभ्यंतर यदि शारीरिक जो भी दोष हैं उन दोषों के माध्यम से आभ्यंतर रूप से ही कोई व्याधि उत्पन्न हो रही है तो हम लोग उसको आभ्यंतर हेतु का दर्जा देते हैं। अनुबंध और अनुबंध, ये दो प्रकार के दोषों का भी वर्णन है। जो दोष स्वतंत्र हो, जिनके लक्षण स्पष्ट हो, जिनका प्रकोप और शमन शास्त्र में वर्णित जो भी वर्णन किया गया उसके अनुसार हो तो उन्हें अनुबंध या प्रधान हेतु कहा गया है। और अनुबंध या अप्रधान हेतु इसके विपरीत जो परतंत्र हो, जिसके लक्षण स्पष्ट न हो तथा प्रकोप व प्रशम शास्त्रोक्त न हो, उसे अनुबंध या अप्रधान कहा गया है। अब इसमें सबसे महत्व जो निदान है, आयुर्वेद की चिकित्सा में निदान का क्या महत्व है, तो सबसे पहला जब हम चिकित्सा की बात करते हैं तो निदान परिवर्जन, संक्षिप्तः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। सुश्रुत जी ने कहा है कि सबसे पहला जो यदि चिकित्सा का कर्म है वो है निदान परिवर्जन, अर्थात जो भी आप निदानों का या जो उस व्याधि को उत्पन्न करने वाले कारण है उन कारणों का सबसे पहले आप परिवर्जन कीजिए, उनको वहां से हटाइए। तो क्या होगा, जो दोष उनके माध्यम से प्रकोपित अवस्था में जा रहे हैं या जो दोष उस व्याधि को उत्पन्न करने के लिए कारणीभूत हैं वो वहां पर रुक जाएंगे, वो अवस्था वहां पर रुक जाएगी और व्याधि उसके आगे बढ़ नहीं पाएगी और उसके आगे फिर हमें बाकी अन्य अपने साधनों से चिकित्सा उसकी करनी पड़ेगी। तो व्याधि के हेतुओं के द्वारा व्याधि का ज्ञान करना कि निदान आप क्या है, क्या लिया गया है उस व्यक्ति के लिए, उस व्याधि को बनने में कौन से कारण कारणीभूत हुए, यदि ये हो जाता है तो हमें आराम से उसकी चिकित्सा की जा सकती है, दोषों को देखते हुए कि किन चीजों के वजह से दोषों का प्रकोप हो रहा है, वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं और वही कारणों के माध्यम से हमको साध्यता के ज्ञान की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने आयुर्वेद में निदान के प्रकार और व्याधि नियंत्रण के उपायों को जाना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। तो हेतु के पश्चात निदान पंचक में पूर्व रूप बताया गया है। पूर्व रूप क्या है? पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि, मतलब व्याधि उत्पन्न होने से पूर्व जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उस व्यक्ति में व्याधि के जो पूर्व लक्षण होते हैं जो अल्प मात्रा में होते हैं उन्हें पूर्व रूप कहा गया है। तो व्याधि की उत्पत्ति के पूर्व जो भी लक्षण उत्पन्न होते हैं वे पूर्व रूप कहे जाते हैं। दोष विशेष के ज्ञान के बिना ही भविष्य में उत्पन्न होने वाले रोग को जिन अल्प व्यक्त लक्षणों से जाना जाता है उन्हें पूर्व रूप
कहा जाता है। दो प्रकार के पूर्व रूप हैं, एक सामान्य पूर्व रूप है और एक विशिष्ट पूर्व रूप है। सामान्य पूर्व रूप उत्पन्न होने वाली व्याधि में दोष विशेष का इसमें ज्ञान नहीं होता और केवल भावी व्याधि का आपको संकेत मात्र मिलता है लक्षणों के माध्यम से, उन्हें सामान्य पूर्व रूप कहते हैं। और विशिष्ट पूर्व रूप में व्याधि के आरंभक दोष का ज्ञान होता है कि इस दोष की वजह से ये व्याधि उत्पन्न हो रही है, ऐसा लगता है। जैसे ज्वर के विशिष्ट पूर्व रूप और वातिक ज्वर में जृंभा, आधिक्य, पैतिक में नयनदा, कफत ज्वर में अन्नारुचि लक्षण ये मिलते हैं, तो इन्हें विशिष्ट पूर्व रूप कहा गया है। अब पूर्व रूप का भी महत्व क्या है? यदि पूर्व रूप की अवस्था में यदि व्याधि का ज्ञान हो जाता है तो व्याधि धीरे धीरे उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। तो यदि हमें उस चीज का ज्ञान पहले ही हो जाएगा तो हमें चिकित्सा करने में उसकी बहुत आसानी हो जाएगी और हमें साध्य साध्यता का ज्ञान भी होगा कि ये व्याधि कितना प्रबल लक्षण उत्पन्न कर रही है या कर सकती है, तो उसे जानकर हम लोग व्याधि की चिकित्सा की ओर आगे बढ़ सकते हैं। रूप अर्थात प्रादुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम। प्रादुर्भूत लक्षण मतलब जो भी लक्षण व्याधि के उत्पन्न हो गए हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, उन्हें रूप कहा गया है। पूर्व रूप अवस्था में जो अल्प और अव्यक्त लक्षण या रूपावस्था में पूर्ण रूप से व्यक्त हो जाते हैं और जहां पर हमें व्याधि ये एक डायग्नोसिस करने के लिए जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वे लक्षण रूप कहलाते हैं। अब उत्पन्न व्याधि का स्वरूप, वातादि दोष, विशेषता, जो भी व्याधि के डेवलपमेंट हो जाने के पश्चात जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वे सभी रूप कहलाते हैं। जैसे ज्वर है तो उसमें संताप आपको दिखाई देगा, अतिसार है तो उसमें मल की अति प्रवृत्ति दिखाई देगी, वातिक ज्वर है तो उसमें विषम आरंभ, विसर्गतत्व आदि, ये सारी चीजें आपको रूप में आपको दिखाई देगा। तो इसका प्रयोजन क्या है? विशेषतः कि व्याधि के स्वरूप का ज्ञान होना। व्याधि यदि पूरे लक्षण आ जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि व्याधि किस अवस्था में साध्य और असाध्यता की अवस्था आपको यहाँ पर ज्ञात होगी। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि पूर्व रूप से व्याधि के प्रारंभिक लक्षणों का पता चलता है जो उपचार में मदद करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब उपशय क्या है? औषधादि जनितः सुखानुबंधः उपशय, अर्थात औषध, आहार, विहार आदि, ये इनसे जो भी व्यक्ति को आराम प्राप्त होता है उस व्याधि के लक्षणों में कमी आने लगती है, व्याधि ठीक होने लगती है। साथ में जिसे कहते हैं हम कि कोई भी औषध आदि चीज लेने के पश्चात व्यक्ति की व्याधि से निवृत्ति धीरे धीरे होने लगती है, ऐसे जो उपाय है वो उपशय कहलाता है। तो व्याधि में यदि किसी भी प्रकार से सुख की अनुभूति होने लगे, व्याधि के लक्षण कम होने लगे, उसे उपशय कहा गया है। अब उपशय से तात्पर्य है कि आराम। यदि हमें किसी भी तरह से किसी भी व्याधि में कोई भी औषध, अन्न या कोई द्रव्य लेने के बाद में यदि हमारे लक्षणों में कमी होती है तो वो कमी उपशय की अवस्था कहलाती है। अब उपशय के लिए हम व्याधि या हेतु, उससे विपरीत जो भी आहार, औषध या विहार है इसको ग्रहण करते हैं। तो जो प्रकार बताए गए हैं कि हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत, हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी, हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी, औषध, अन्न और विहार के जो परिणाम सुखदायक उपयोग होगा उसे उपशय कहलाता है। अब विपरीत मतलब जो भी हेतु है ग्रहण कर रहे हैं उससे विपरीत यदि कोई औषध या अन्न या विहार का उपयोग कर रहे हैं तो व्याधि में उपशय मिलना है। और हेतु विपरीतार्थकारी का क्या तात्पर्य है कि आपको वो जो औषध है, अन्न है या विहार है, वो हेतु के समकक्ष समान गुणधर्मी आपको दिखाई देगा लेने के वक्त कि ये इसी के समान मिलता जुलता है, लेकिन वो आपके व्याधि में आराम देगा, आपको उपशय की प्राप्ति कराएगा। ऐसे चीजों को विपरीतार्थकारी कहा गया है। तो उपशय के विपरीत अनुपशय होता है। अनुपशय तात्पर्य कि यदि कोई चीज हमने ग्रहण किया और उस व्याधि के लक्षणों में वृद्धि होती है तो वो चीज उस व्याधि के लिए अनुपशयात्मक कहलाएगी और जिससे फायदा होता है वो उपशयात्मक कहलाएगी। और अक्सर उपशय को एक डायग्नोसिस के लिए या निदान के लिए साधन भी बताया गया है कि यदि कोई व्याधि है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसमें किसी औषध या अन्न या विहार का प्रयोग करके देखेंगे। यदि उस व्यवस्था के बाद में उस व्याधि के लक्षण यदि बढ़ जाते हैं
तो डायग्नोसिस होगा। जैसे यदि आपको संधिगत वात है, उसमें यदि आप तेल लगाते हैं तो आपको आराम का अनुभव होता है, स्नेहन कराएंगे तो आपको उपशय मिलेगा। किंतु यदि वहीं पर यदि आमवात व्याधि है और आप यदि किसी भी प्रकार से अभ्यंग तेल का अभ्यंग करते हैं या तेल लगाते हैं तो उस व्याधि के जो लक्षण है उसमें आपको एकदम वृद्धि दिखाई देगी, तो वो उसके लिए अनुपशयात्मक है, संधिवात के लिए उपशयात्मक है। तो आप एक डायग्नोसिस के लिए चले जाएंगे कि हाँ ये व्याधि संधिगत वात है, आमवात नहीं है, या यदि दर्द बढ़ जाता है तो आमवात है, संधिगत वात नहीं है। तो संप्राप्ति सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, संप्राप्ति से क्या तात्पर्य है कि व्याधि जनक दोष व्यापार विशेष युक्तम व्याधि जन्मेय संप्राप्ति शब्देन वाच्यम, अर्थात दोषों के व्याधि जनक संपूर्ण व्यापार को अर्थात दोष विकृति से व्याधि जन्म पर्यंत दोषों की संपूर्ण क्रिया को संप्राप्ति कहा जाता है। तो दोष जिस प्रकार निदानों से दूषित होकर, जिस प्रकार विसर्पण करते हुए धातु आदि को दूषित कर व्याधि को उत्पन्न करते हैं, उसे संप्राप्ति कहा जाता है। जब भी व्याधि उत्पन्न हो रही है तो वो दोषों के माध्यम से उत्पन्न हो रही है। दोष प्रकोपित होते हुए विसर्पण करते हुए व्याधि उत्पन्न करते हैं, तो दोषों के संचय की अवस्था से लेके व्याधि के लक्षणों के उत्पन्न होने तक की जो पूरी संपूर्ण क्रिया है, वो जो प्रोसेस है, उसको संप्राप्ति कहा गया है। इसके भेद में संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बल, काल, इस तरह से संप्राप्ति बताया गई है। और संप्राप्ति का प्रयोजन क्या है? यदि हमें मालूम होगा कि किसी व्याधि की संप्राप्ति कौन से दोष के प्रकोप से लेके कौन से लक्षण उत्पन्न कर रही है, जब हमें पूरी उसकी संप्राप्ति पता होगी तो हम लोग चिकित्सा उस संप्राप्ति के विघटन को लेकर कार्य करेंगे, जिससे व्याधि की चिकित्सा करने में हमें सहायक होगा। अब व्याधि यदि डेवलप हो रही है तो वो किसके माध्यम से, कौन से माध्यम से हो रही है? तो वो उसमें षटक्रिया काल होते हैं, जैसे संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय, व्यक्ति और भेद। संचय से तात्पर्य है कि जो भी दोष है वो अपने मूल स्थान पर धीरे धीरे जमा होते हैं। यदि संचय की अवस्था हमारे किसी भी प्रकार के हेतुओं को ग्रहण करने से जब वो पर्टिकुलर हेतु जब उस पर्टिकुलर दोष को बढ़ाएगा तो संचय की अवस्था आएगी। लेकिन यदि उस हेतु को नियमित तौर से आगे भी व्यक्ति ग्रहण करता है तो वो अवस्था प्रकोप अवस्था में चली जाती है। जब संचित दोषों का समय पर, और यदि आप उसकी चिकित्सा नहीं करते हैं या निदान का परिवर्जन वो नहीं करते हैं, तो क्या होगा? वो और अपने स्वरूप में, अपने स्वस्थान में बढ़ जाएंगे, और उस समय यदि उसकी चिकित्सा नहीं की गई तो वो अपने स्थान पर उत्तेजित हो जाएंगे या कुपित हो जाएंगे, जिससे आगे की अवस्था आपके शरीर में आने लगेगी। प्रकोपित दोष, यदि इस अवस्था में भी निदान का परिवर्जन नहीं होता है, दोषों का संचय होते रहता है, तो प्रसर की अवस्था आ जाती है। यहाँ पर दोष उत्तेजित होकर अपने मूल स्थान को छोड़कर शरीर में फैलने लगते हैं, और इसी रोग के फैलाव की अवस्था को हम लोग प्रसर की अवस्था कहते हैं या प्रसर अवस्था कहते हैं। स्थान संचय, जहां पर भी दोष शरीर के धातुओं में विकृत अवस्था होगी, कमजोर होंगे, जहां पर स्रोतसों की जो अपने ऑप्टिमम कैपेसिटी है यदि वो कमी होती है किसी भी प्रकार से, तो वहां पर दोष क्या होंगे? जो चलायमान दोष हैं, प्रसरणशील अवस्था में दोष हैं, वो स्थान संचय की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, और प्राप्त करने के बाद में व्यक्ता अवस्था के स्वरूप में आ जाएंगे, जहां पर उस अवस्था में रोग का स्पष्ट लक्षण आपको दिखाई देने लगेगा। और ऐसी अवस्था जहां पर इन लक्षणों को, जो व्याधि के लक्षण है, उनमें दोषों की स्पष्टता होने लगे, दोष वैशिष्ट्य आपको दिखने लगे, तो ऐसी अवस्था भेदावस्था कहलाती है। इस मॉड्यूल में हमने उपचय, संप्राप्ति और दोषों के संचय से लेकर प्रसव तक की प्रक्रिया समझी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। रोगी परीक्षा है, तो रोगी परीक्षा में त्रिविध परीक्षा में दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न के माध्यम से परीक्षा है। चतुर्विध परीक्षा आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति है। षड्विध परीक्षा में श्रोत्र, नेत्र, त्वक, रस एवं ज्ञानेंद्रिय तथा प्रश्न के माध्यम से परीक्षा की जाती है। अष्टविध में नाड़ी, मलमूत्र, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृक्, आकृति, इसके माध्यम से परीक्षा की जाती है। दशविध परीक्षा में प्रकृति, विकृति, सार, सहनन, प्रमाण, सात्म्य, सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति और वय परीक्षा का उल्लेख है। अब जब डायग्नोसिस हो जाता है
निदान हो जाता है तो इसका जो अगला चरण है वो चिकित्सा। तो जिस क्रिया के द्वारा धातुओं की सम्यक अवस्था को प्राप्त किया जाता है उसे चिकित्सा कहा गया है। तो धातुओं की साम्य अवस्था को प्राप्त करना यही आयुर्वेद का प्रयोजन है, आयुर्वेद का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को आगे ले जाना अर्थात चिकित्सा करना आहार विहार इत्यादि के माध्यम से यह आयुर्वेद का उद्देश्य है। अब चिकित्सा में सर्वप्रथम जो उपाय बताया गया है वो है संक्षिप्तः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। रोग के कारणों को निदान को त्याग देना ही संक्षिप्त चिकित्सा है। जब व्यक्ति निदान परिवर्जन करेगा, ऐसा कारण जो व्याधि के लिए कारणीभूत है उसी को यदि शरीर में आने से रोक दिया जाए तो व्याधि अपने आप ही वह अपने स्थान पर रुक जाएगी, उससे आगे नहीं बढ़ेगी और चिकित्सा का पहला कदम ये हमारा सफल होगा। तो सबसे पहला चिकित्सा में निदान परिवर्जन इसको बताया गया है। अब जब चिकित्सा की बात आती है तो मुख्यतः सामान्य गुण वाली औषधि द्रव्य जो भी है वो शरीर में उन्हीं दोषों को बढ़ाती है। इसीलिए हम लोग यदि किसी दोष को बढ़ाना है तो उसी के समान गुणधर्म की औषधियों का प्रयोग करते हैं, या उसे कम करना है तो उसके विपरीत गुणधर्म वाली चीजों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो चिकित्सा 3 प्रकार की बताई गई है, युक्ति व्यापाश्रय, देव व्यापाश्रय और सप्ताह चिकित्सा। युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा में बुद्धि तर्क अनुभव के आधार पर जो भी आहार विहार औषधि का प्रयोग हम लोग करते हैं वो चिकित्सा युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा कहलाई जाती है। दैव व्यापाश्रय में मंत्र हवन व्रत उपवास आदि के द्वारा जो हम चिकित्सा करते हैं वो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा कहलाती है। सत्वावजय चिकित्सा वो ऐसी चिकित्सा ऐसे क्रियाकल्प जिसमें सत्व गुण की वृद्धि होती है और मानसिक स्वास्थ्य का लाभ होता है वो कहलाता है। तो ये चिकित्सा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो भी निदान के माध्यम से व्याधि का डेवलपमेंट होता है या उन व्याधि की उत्पत्ति होती है उसमें दोषों का ही सर्वोपरि स्थान है। दोष धातुओं को दूषित करके व्याधि उत्पन्न करते हैं। तो दोष चिकित्सा भी उसी प्रकार से बताई गई है, मुख्यतः शोधन और शमन चिकित्सा। यदि शोधन चिकित्सा में क्या होता है कि जब दोष बहुत अधिक प्रमाण में बढ़ जाते हैं जिन्हें शमन नहीं किया जा सकता है तो उन्हें शरीर से बाहर निकटतम जो ओरिफिसेस हैं उनके माध्यम से शोधन चिकित्सा में उन दोषों को शरीर से बाहर निकाला जाता है जो पंचकर्म के माध्यम से किया जाता है। और यदि व्यक्ति में शोधन की आवश्यकता नहीं है तो वैद्य यह देख लेता है कि यह व्याधि शमन चिकित्सा से सॉल्व हो सकती है, तो हम लोग जब दोष कम मात्रा में होते हैं तो उन्हें औषधियों आदि के माध्यम से उन्हें शमन किया जाता है, शांत किया जाता है। तो हम देखेंगे कि स्वस्थ की अवस्था या स्वस्थ की परिभाषा जो दी गई है वो समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। जितने भी स्वस्थ में दर्शाए गए पैरामीटर्स हैं उनको ही नॉर्मलाइज करने की प्रवृत्ति चिकित्सा में होती है। और इसी से अलग विरुद्ध यदि जो भी शरीर के अंदर चीजें डेवलप होती हैं वो व्याधि को उत्पन्न करता है तो दोष शारीरिक मानसिक एक समरी के तौर पे यहाँ बताया जा रहा है कि वात पित्त कफ शारीरिक दोष और मानसिक रज और तम, अग्नियां कितने प्रकार की है, धातु कितने प्रकार के, मल कितने प्रकार के, इंद्रियां कितने प्रकार की है। और यही सारी चीजें जो व्याधि बताया गया है वो धातु वैषम्य की अवस्था है। इसी धातु वैषम्य की अवस्था केवल निदानों का सेवन से होती है। निदान सेवन को हटा दिया जाए और धातु में जो वैषम्यता है उनमें साम्य अवस्था लेके आने की क्रिया ही चिकित्सा क्रिया है। और चिकित्सा क्रिया करने के लिए हमको हर एक प्रकार के रोग और रोगी की परीक्षा करनी है और रोगी परीक्षा करने के बाद में ही व्याधि का डायग्नोसिस जब होगा तो वो डायग्नोसिस होने के बाद में डायग्नोसिस अर्थात हमको एक संप्राप्ति पता चलेगी कि व्याधि की संचय आदि के माध्यम से किस तरह से व्याधि की उत्पत्ति हुई, और उसी संप्राप्ति को जानते हुए हमको उस संप्राप्ति का विघटन करना है। और संप्राप्ति विघटन से तात्पर्य है चिकित्सा जिसमें शोधन और शमन हमको करना है और व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ हम लोगों को यहाँ पर लेना है। तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम यह हमारा उद्देश्य है, आयुर्वेद का उद्देश्य है और इसी को लेके ये आपके सामने विषय प्रस्तुत था। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि आयुर्वेद में रोगी परीक्षा, चिकित्सा के प्रकार और दोषों का शोधन और शमन करने से स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। इस प्रशिक्षण में हमने आयुर्वेद के प्रमुख सिद्धांतों को समझा और जाना कि कैसे ये हमारे जीवन को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है।
आयुर्वेद में दोष, अग्नि और धातुओं का संतुलन स्वस्थ रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोषों की विषमता से रोग उत्पन्न होता है, जबकि दोषों की साम्यावस्था से आरोग्य प्राप्त होता है, जो शरीर और मन को संतुलित करता है। हमने ये भी सीखा कि आयुर्वेद में निदान के प्रकार, उनके प्रभाव और व्याधि नियंत्रण के उपायों से हम शरीर में उत्पन्न असंतुलन को सुधार सकते हैं। पूर्व रूप के द्वारा हम व्याधि के प्रारंभिक लक्षणों का पता लगा सकते हैं, जो उपचार में मदद करता है और रोगों के फैलने से पहले रोकथाम करता है। इसके अलावा उपचय और संप्राप्ति की प्रक्रिया को समझकर हम ये जान सकते हैं कि व्याधि का विकास कैसे होता है और हम किस प्रकार इसे नियंत्रित कर सकते हैं। आयुर्वेद में रोगी परीक्षा और चिकित्सा के माध्यम से दोषों का शोधन और शमन करके हम स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। इस पूरे पाठ्यक्रम में हमने देखा कि आयुर्वेद कैसे हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलित रखकर हमें स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और इस प्रस्तुति में संबंधित हमने एक प्रश्नोत्तरी भी तैयार की है। प्रस्तुति अवलोकन पश्चात इन प्रश्नों का उत्तर देने पर आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, जो आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद। नमस्कार।